वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एकेडमी। बायोलॉजी एकेडमी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शशि तिवारी और आज हम सेल और सेल थ्योरी का टॉपिक कवर करेंगे। बट उससे पहले कुछ चीज़ बता दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऑलराइट। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, यस आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी हैंडल दिया हुआ है। ऑलराइट। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं सेल एंड सेल थ्योरी। क्या होता है सेल और क्या होती है सेल थ्योरी, क्या है सेल थ्योरी में। ओके। सो यस, व्हाट मेक्स समथिंग लिविंग। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप अपने चारों तरफ देखें और आप ये जानने की कोशिश करें कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी चीज नहीं, नॉन लिविंग है। तो आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। कुछ ऐसी होंगी जो लिविंग आपको महसूस होंगी, कुछ होंगी जो आपको नॉन लिविंग लगेंगी। लेकिन वो लग क्यों रही है, क्या बिगेस्ट डिफरेंस है लिविंग का और नॉन लिविंग का। ठीक है। तो सेल तो एक बहुत बात की बात हो जाती है। लेकिन सबसे बेसिक चीज आप समझिए कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पहले तो ये नहीं सोचेंगे ना कि इसमें सेल है या नहीं है। पहले तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, ये रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको छू दूं तो क्या इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है क्या। छूने पे चाहे मैं इसे छूऊं, चाहे टच करूं, या किसी भी वे में मैं इसे स्टिमुलाई कोई देता हूं तो या देती हूँ, तो क्या इस पे इसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है किसी भी वे में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, अगर वो चीज उसमें ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, ग्रो हो रहा है, ग्रो इंस्टेंट तो आपको ग्रो होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर फिर भी आपको दिखाई देता है तो भी, और अगर आपको टच करने पे या किसी भी तरीके का स्टिमुलस देने पे वो रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, देन आपको महसूस होगा कि ये तो भाई कोई जिंदा चीज है। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा आपके स्टिमुलाई को, रेस्पिरेशन भी नहीं हो रहा है, उसमें सांस भी नहीं ले रहा, तो आपको ऐसा महसूस होगा या आप ये समझ जाएंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। सो बेसिक चीज अगर हम समझें इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर है हमारा सेल एंड सेल थ्योरी, तो इसमें अगर हम जानने की कोशिश करें कि भाई क्या है इस चैप्टर में, तो बेसिकली हम सेल की बात करेंगे। ठीक है। तो एक चीज समझिए, जो लिविंग चीज होती है, जो लिविंग है उसके अंदर सेल है, और जो नॉन लिविंग है उसके अंदर सेल नहीं है। अब देखिए, लिविंग थिंग्स को समझिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेन चीज होगी कि अगर लिविंग है तो उसके लिए जीवन चलने के लिए, लाइफ को चलने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज का होना जरूरी है। जैसे रेस्पिरेशन होना जरूरी है, जैसे ग्रोथ होनी जरूरी है। ठीक है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म होना, यानी मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। इज इट क्लियर। तो अगर ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, तब जाके हम उसे कहते हैं कि भाई ये लिविंग है। लेकिन एक और भी चीज है इसमें, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है ना, वो इंटरनल होनी चाहिए। ठीक है। वो इंटरनल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि माउंटेन भी तो ग्रो हो जाता है, तो क्या वो लिविंग है। माउंटेन ग्रो हो रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है, माउंटेन ग्रो हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स चढ़ती जा रही हैं, उसके ऊपर परतें चढ़ती जा रही हैं। तो ऊपर से चढ़ रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि अंदर से माउंटेन, अगर यहाँ पे माउंटेन है तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ माउंटेन के यहाँ से कोई चीज इसको खींच के ऊपर कर दे रही है, नहीं ना। यहाँ पे लेयर्स, यहाँ पे लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये ग्रो कर रहा है। यहाँ पे चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए ये माउंटेन ग्रो कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है भाई। ये कौन सा फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। क्लियर है। ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर नहीं है, इंटरनल फैक्टर नहीं है। अब हमें देखिए, हम ग्रो करते हैं,
हम ग्रो करते हैं तो क्या होता है, हम जब ग्रो करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम हमारे ऊपर परतें चढ़ी जा रही हैं तो हम ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। भाई हमें रेस्पिरेशन भी हो रहा है, हमें ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, और ग्रोथ जो दिखाई दे रही है ना वो इंटरनल दिखाई दे रही है। हमारे अंदर रिप्रोडक्शन की भी कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म भी है, बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, इसीलिए तो हम जो खा रहे हैं वो पच रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है। रिएक्शंस हो रहे हैं ना, बिना रिएक्शन के तो कुछ नहीं हो रहा। तो बिना रिएक्शन के कुछ नहीं होता, बिना रिएक्शन के लाइफ नहीं होती है। तो मेटाबॉलिज्म जो है इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो आपके वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो आप लिविंग में नहीं कंसिडर होंगे, आप जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझिए कि हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है। भाई हमारे अंदर सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, सेल में डिवीजन हो रहा है। ये एक सेल है, ये एक सेल से दो बन रहा है, दो से फिर चार बन जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि जैसे जैसे हम छोटे हुआ करते थे, राइट। जैसे हम छोटे थे तो क्या हम अभी भी वैसे हैं? क्या हमारी हाइट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, हम इंक्रीज नहीं हुए हैं हाइट में, हमारी हाइट नहीं बढ़ी है? बढ़ी है ना। पहले तो हम छोटे से थे, इतने से थे, जब पैदा हुए थे तो इतने से ही तो रहे होंगे, इतने मान लो, बहुत छोटे थे। फिर थोड़ा और बड़े हुए, फिर थोड़ा और बड़े हुए, फिर थोड़ा और बड़े हुए, इस तरह से ग्रोथ चलती रही। ग्रोथ हमारी बॉडी में चलती रही। तो ग्रोथ कहाँ से आ रही? इंटरनल ग्रोथ आ रही, सेल डिवीजन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लेयर फॉर्म हो गई, लेयर नहीं फॉर्म हो रही हमारे ऊपर, हमारे अंदर सेल डिवाइड हो रहा है और हमारी हमारी ग्रोथ हो रही है। जहां हमारे हाथ पैर इतने छोटे छोटे से हुआ करते थे, वहां अब हमारे हाथ पैर बड़े हो गए, हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, चेहरा भी बड़ा हो गया, बॉडी बड़ी हो गई। तो ग्रोथ इंटरनल है वो, राइट। इंटरनल मतलब सेल डिवीजन से हो रहा है। अब हमें भाई करंट भी लगता है, हम अगर कोई गर्म चीज छू देंगे तो हमें वहां पे भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हमें टच भी फील होता है, हमारे सेंस ऑर्गन बढ़िया चल रहे हैं, तो हमें किसी भी तरीके का स्टिमुलाई दिया जाए तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। माउंटेन को किसी तरीके की स्टिमुलाई दे के देखो ना, वो हिलेगा भी नहीं कहीं से, वो वहीं का वहीं रहेगा। सो लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में यही फर्क है। ओके, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं, जैसे रेस्पिरेशन चलेगा, ग्रोथ चलेगा, मेटाबॉलिज्म चलेगा और रिप्रोडक्शन चलेगा। और जो ग्रोथ होगी वो उनके इंटरनल सेल डिवीजन से होगी। जबकि लिविंग थिंग्स जो होते हैं, एक चीज और समझिए कि लिविंग थिंग्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो लाइट, हीट और टच को रिस्पॉन्ड करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में इंटरनल सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि सेल ही नहीं होता, तो ग्रोथ अंदर से नहीं होती। अगर वो साइज में बढ़ भी रहे हैं, एक्सटर्नल एडिशन है, कोई लेयर फॉर्म हो रही है। ठीक है, क्रिस्टल भी अगर आप रख दो तो थोड़े दिनों में थोड़ा सा साइज में आपको इंक्रीज दिखाई देगा। कई बार क्रिस्टल्स में भी एक्सटर्नल एडिशन हो जाती है, लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, सो नॉन लिविंग थिंग्स में ना तो रेस्पिरेशन होगा, ना रिप्रोडक्शन होगा, ना वो रिस्पॉन्ड करेंगे स्टिमुलाई को, ना ही उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म को हम कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगी। ठीक है, सॉरी क्या बोल गई मैं। मेटाबॉलिज्म को कॉन्शियसनेस नहीं बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स हम करते हैं ना स्टिमुलाई को, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ओके, सो डोंट कंफ्यूज, दे डू नॉट हैव मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस एंड डू नॉट फॉलो अ लाइफ साइकिल लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो जो नॉन लिविंग है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, और वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी कि कॉन्शियसनेस नहीं है, किसी तरीके का स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और कोई लाइफ साइकिल भी फॉलो नहीं होती है लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे एक लाइफ साइकिल फॉलो होती है ना, वो चीज इसमें नहीं होती है। रॉक्स हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गया, फर्नीचर हो गया, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। एम आई क्लियर टू यू? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। ओके, नाउ सेल, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब आप समझिए, कोई घर है, ऐसा तो है नहीं कि एक ईंट रख दी तो घर बन गया, नहीं ना। दीवार बनेगी, पहले दीवार के लिए बहुत सारी ईंटें लगेंगी, है ना।
बहुत सारी ईंटें लगेंगी, फिर वो दीवार बनेगी, फिर दीवार बनेगी, फिर छत बनेगा। होगा कि नहीं होगा? छत बनेगा। तो जिस तरीके से घर बनता है ना, अब आप देखिए कि कितनी ईंट लगी, बहुत सारी ईंट लगी होंगी ना, तब जाके एक घर बना होगा। इन अ सिमिलर वे हमारी बॉडी भी ऐसी ही है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे वहां पे ब्रिक्स होती हैं जो घर बनाती हैं, जो जुड़ जुड़ के एक दूसरे के ऊपर जुड़ती जाती हैं और घर बनाती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं, ये इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं ये, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये हमारी जो बॉडी बनेगी वो कैसे बनेगी? एक सेल से तो बनेगी नहीं, बहुत सारे सेल से मिल के बनी होती है हमारी बॉडी। जैसे घर बहुत सारी ईंटों से मिल के बना होता है, इन अ सिमिलर वे हमारी बॉडी सेल से मिल के बनी होती है। बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिल के हमारी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। सो पहली लाइन यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। इज इट ओके? भाई जैसे घर बनता है बहुत सारी ईंटों से मिलके, एक ईंट से नहीं बनता, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी भी बनती है। A cell is the smallest unit that can perform life processes. Without cell, life cannot exist. अब अगर सेल नहीं होगा ना, एक जो सेल होता है, देखिए एक सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ का। इसी सेल के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होंगे जो चलते रहेंगे और उन्हीं से हमें जीवन मिलता है। एक तरीके से देखा जाए उन्हीं से हमें जीवन मिलता है। अगर वो सब चीजें नहीं होंगी ना उस सेल में, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो बात इन्होंने कही है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, विदाउट सेल्स लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, विच इज वेरी ट्रू। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है भाई, इसी के अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो आप कुछ भी कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, इसके अलावा आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं इसमें। और अगर ये नहीं रहा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। अब देखो यहाँ पे सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ओके, सो जो यूनिसेलुलर है ना, वो सिंगल सेल से मिलके बना होता है। मतलब सिंगल सेल ही होता है, मिलके क्या बनेगा वो बेचारा, वैसे ही अकेला सेल होता है, इकलौता प्राणी, ठीक है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है, ठीक है। सिंगल सेल जो होता है वो सारे काम करता है। ऐसे समझ लो कि एक ही मालिक है, उसी के अंदर सारे लाइफ फंक्शंस चलेंगे, चाहे रेस्पिरेशन ले लो, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सब कुछ उसी अकेला सेल है। वो बेचारे के ऊपर बहुत भार है, वो सारा काम खुद कर रहा है, ठीक है। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं भैया, ये बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। अब देखो अगर घर में अकेले रहोगे ना तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, है कि नहीं? अब अगर घर में बहुत सारे लोग हैं तो सब अपना अपना काम पकड़ लेंगे, अपना अपना काम करेंगे। कोई खाना बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई बर्तन साफ करेगा, सबके अपने अपने काम होंगे। लेकिन यहाँ पे एक काम अकेला सेल कर रहा है, तो ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर मीन्स, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, हर सेल अपना अपना अलग अलग काम पकड़ के बैठा है। जैसे नर्व सेल का काम अलग है, मसल सेल्स का काम अलग है, सबके अपने अपने काम है, राइट। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप देखो, अमीबा।
अमीबा यूनिसेलुलर का सबसे बड़ा एग्जांपल है। बैक्टीरिया, पैरामीशियम, जितने सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, देखो जितना सिंपल स्ट्रक्चर है क्योंकि सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, इट मींस जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब बहुत सारे सेल हो गए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। अब मल्टी सेलुलर जो है ये डिफरेंट सेल्स है, बहुत सारे सेल्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस, जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आपके मल्टी सेलुलर हैं, राइट। जिनमें एक से ज्यादा सेल है वो मल्टी सेलुलर है। ओके, सो व्हाई इज अ सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देख लो, अमीबा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये आराम से रह पा रहे हैं ना, रह पा रहे हैं। बेचारों के पास सिंगल सेल है और यही सारे काम कर रहा है, इनका न्यूट्रिशन भी दे रहा है, इनको रेस्पिरेशन कराने में भी हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रहा है, ग्रोथ में भी, रिप्रोडक्शन में, सब कुछ कर रहा है। ये सिंगल सेल सपोर्ट कर रहा है उनकी लाइफ को, उन्हें जिंदा रख रहा है। दिस इज द रीजन वाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, कितने से छोटा भी होगा ना, एटलीस्ट उसके अंदर एक सेल तो होगा ही। एक सेल अगर नहीं है तो वो जिंदा ही नहीं है, समझ रहे हैं? अगर एक सेल नहीं है तो वो जिंदा नहीं है, एक सेल है इट मीन्स कि वो जिंदा है। ठीक है, ये बात आपको आगे समझ में आएगी भाई, एक सेल से कम कुछ भी नहीं है। एक सेल है तो जिंदा है, एक सेल है तो वो आराम से इंडिपेंडेंटली रह पा रहा है, अपनी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर एक सेल से कम है, एक सेल भी नहीं है उसके पास, तो वो जिंदा नहीं है, उसके अंदर कोई लाइफ प्रोसेस नहीं चलेगी, इंडिपेंडेंटली वो क्या ही रहेगा। ठीक है, मरा हुआ इंसान क्या ही करे, मरा हुआ सेल बेचारा क्या ही करेगा। तो वो मरा मरा सेल क्या है, मतलब कि सेल अगर है ही नहीं तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट, वो जिंदा ही नहीं है। तो अब ये भी आप समझ गए कि स्ट्रक्चर होने के लिए एक सिंगल सेल की जरूरत है ना। तो एक तो ये बेसिक बेचारा फंक्शंस भी सारे कर रहा है, स्ट्रक्चर होने के लिए भी एक सेल चाहिए, तो सीधा सीधा बोल दो ना भाई कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? क्योंकि बॉडी को बनाता है, चाहे वो सिंगल सेल ही क्यों ना हो। चाहे अमीबा ले लो, अमीबा बेचारा एक सेल का है, एक सेल है उसके पास, लेकिन उसकी बॉडी कौन बना रहा है? वो एक सेल ही तो बना रहा है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्यों हुआ? क्योंकि बेचारा अमीबा उसी एक सेल से सारे काम कर रहा है, तो फंक्शनल यूनिट है। इज इट ओके? यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। अब बात आती है कि सेल की इतनी सारी बात तो आपने बता दी, लेकिन भाई कौन बताया कि सेल है? कौन कौन था जिसने खोज कर डाली कि भाई ये सेल है? तो एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक। स्टोरी बाद में बताऊंगी, पहले थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ये जितने साइंटिस्ट है ना, सबकी स्टोरीज अलग वीडियो में बना के आपको बता दूंगी, लेकिन अभी सिंपल समझिए कि एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, रॉबर्ट हुक। बहुत मल्टी टैलेंटेड थे, बहुत सारे काम कर लेते थे, बहुत ज्ञान था इनको। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने कॉर्क को देखा, 1665 की बात है, ठीक है, कॉर्क को देखा और माइक्रोस्कोप से देखा, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप से ही देखा होगा। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने कुछ बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब थोड़ी चीज बता देती हूँ कि भाई इनको थोड़ा बहुत नॉलेज थी, तो इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा अच्छा सा कर दिया था जिससे कि आराम से ये देख पाए। तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने देखा भाई कि इसमें तो बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उस बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर को इन्होंने सेल बता दिया, छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, और उन्होंने इसे बोल दिया कि भाई ये तो सेल है। अब देखो, ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना, ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे, है ना, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे,
ठीक है। अब जब इन्होंने इसे देखा तो इन्होंने कहा भाई ये तो सेल है, लेकिन आप देखो ये एम्प्टी चैम्बर्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब रॉबर्ट हुक को भी देख लो भाई, ये हैं हमारे रॉबर्ट हुक, ये हमारे रॉबर्ट हुक हैं, बहुत टैलेंटेड थे ये, इनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान था। अब इन्होंने उसे सेल बता दिया। अब जो कुछ भी इन्होंने देखा ना, एक किताब इन्होंने लिख डाली। हमारे साइंटिस्ट ऐसे ही हुआ करते थे भाई, जो देखा उसको किताब में बदल दिया, तो इन्होंने भी इसको देखा और किताब में लिख दिया। किताब का नाम रखा माइक्रोग्राफिया। भाई किताब भी यही है, ये किताब है, ठीक है। सेल कंपार्टमेंट्स एज इलस्ट्रेटेड इन रॉबर्ट हुक्स माइक्रोग्राफिया, 1665 की बात है। क्लियर है? ये सेल कंपार्टमेंट जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये इनकी ही बुक माइक्रोग्राफिया से ली गई है। ऐसा ही इन्होंने वहां पे बनाया था। अब क्योंकि इन्होंने सेल को बता दिया कि ये सेल है भाई, ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले इन्होंने खोजा, तो ये फादर ऑफ सेल डिस्कवरी हो गए। तो सेल डिस्कवरी अगर हम कहें कि फादर ऑफ सेल डिस्कवरी कौन है, तो हम यही कहेंगे कि भाई वो हमारे रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है, रॉबर्ट हुक हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि इन्होंने जो देखा ना, क्योंकि वो एम्प्टी चैम्बर्स थे, तो इट मीन्स कि वो डेड सेल थे, ठीक है, तो इन्होंने डेड सेल देख लिया। अब इनके बाद एक आते हैं हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इनको देखते हैं ये कौन है, बगल में ही थे भाई, ये हैं हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो ये साइंटिस्ट नहीं थे, इनको महारत हासिल थी माइक्रोस्कोप्स बनाने में, लेंसेस से खेलते थे ये, तो खेलते नहीं थे इन द सेंस, कहने का मतलब है उसे रिफाइन करना इन्हें आता था। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप खुद से बनाया और इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीजों को। इन्होंने बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया, इन्होंने प्रोटोजोआ ऑब्जर्व किया, इन्होंने स्पर्म सेल देखा, ब्लड सेल देखा, और इन्होंने देखा कि ये टाइनी टाइनी बहुत छोटे छोटे एनिमल्स हैं। इसलिए इन्होंने सबसे पहले इन्हें नाम दिया इन टाइनी एनिमल्स को एनिमल क्यूल्स, ठीक है, एनिमल क्यूल्स। अब क्योंकि ये टाइनी एनिमल्स थे, माइक्रो एनिमल्स थे, तो इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह दिया गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह दिया गया, क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक लाइफ को देखा था। पहली बार इन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो लिविंग था, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने एक दुनिया ओपन कर दी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने सबसे पहले इंसान थे और सबसे पहले इन्होंने लाइव सेल देखा था, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल देखा था, ओके। लाइव सेल इन्होंने देख लिया। एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, ठीक है, इनसाइड द सेल, यानी उन्होंने बोला कि भाई अगर ये सेल है तो सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस भी है, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप्स का भी बहुत रोल रहा है कि जब शुरुआती माइक्रोस्कोप जो रहा था, जो अर्ली माइक्रोस्कोप्स हुआ था, डेवलप हुआ था, वो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बताता था, लेकिन बाद में इंप्रूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज लाइक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि उसने चेंज कर दिया सब कुछ, क्योंकि वो बहुत बहुत पावरफुल था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत क्लियर दिखाता था सब कुछ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद से सेल ऑर्गेनेलीज को भी देखा गया, फाइन इंटरनल डिटेल्स जो थी ऑर्गेनेलीज की, या बहुत सारी चीजें जो सेल के अंदर साइंटिस्ट देखना चाहते थे, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत क्लियर दिखाई देता था और वो देख पाते थे, ओके। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ भाई सेल हो गया, डेड सेल देख लिया, अब उसके अलावा लिविंग सेल भी देख लिया। अब बात आती है सेल थ्योरी की, ठीक है। तो सेल थ्योरी
की जो बात आती है वो आप समझिए कि क्या है सेल थ्योरी। तो सबसे पहले एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स पे स्टडी किया था। इनका नाम था मैथियस श्लीडन। ठीक है, अब मैथियस का मेथी याद रखिएगा, और मेथी एक प्लांट होता है, तो ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, इस चीज को याद रखिएगा। 1838 में इन्होंने प्लांट्स पे स्टडी करते थे क्योंकि बॉटनिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जब ऑब्जर्व किया सब कुछ, तो इन्होंने देखा कि भाई ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर है? एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म प्लांट टिश्यूज। यानी कि अगर एक तरीके का सेल ये है, एक तरीके का सेल है, सपोज करो ये एक तरीके का सेल है और ये दूसरे तरीके का सेल है, तो ये टिश्यूज बना रहा है। ये एक टिश्यू हो गया, ये दूसरे तरीके वाला टिश्यू हो गया। ठीक है, सो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फॉर्म प्लांट टिश्यूज। ठीक है, कुल मिला के कंक्लूजन यही निकला कि भाई प्लांट्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स। भाई प्लांट तो सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट आए, ये 1838 में आए थे, वो 1839 में आए। उनका नाम था थियोडोर श्वान। क्लियर है? अब श्वान जो है, स्वान अगर हम हिंदी में बोलें स्वान, तो ऐसे याद रखिएगा, स्वान एनिमल है, बर्ड है। ठीक है, तो हम ये समझ जाएंगे कि भाई ये बात हो रही है एनिमल सेल की। इन्होंने पढ़ा एनिमल सेल को। क्लियर है? तो एनिमल सेल को जब इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने बताया कि एनिमल सेल में भी एक थिन आउटर बाउंड्री होती है जिसे आजकल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया भाई एनिमल सेल भी जो है, एनिमल सेल जो है वो भी सेल ही है, जैसे प्लांट सेल से बने हुए हैं वैसे एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल में एक थिन बाउंड्री है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो ये सेल है इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये है सेल वॉल। ठीक है, क्लियर है? अंदर वाला नहीं, बाहर वाला है सेल वॉल। ये है सेल वॉल, जो मोटा सा लेयर बना हुआ है ना बाहर, दिस इज सेल वॉल। इज इट ओके? ओके, सो अब कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सेल थ्योरी अभी तक यहीं पे कह रही है कि बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। ओके, अब दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी। स्लाइडन ने भी सॉरी नॉट स्लाइडन, स्लीडन ने भी बोल दिया और श्वान ने भी बोल दिया कि भाई सेल थ्योरी जो है ये कहती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। ठीक है, और यह क्या है? सेल के प्रोडक्ट्स हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। समझ में आ गई बात? यही सेल थ्योरी है। यहाँ पे भी आप समझ गए, लेकिन एक चीज बताना भूल गए। एक चीज बताना भूल गए मतलब भूले तो नहीं, इनफैक्ट एक चीज जो थी वो मिसिंग थी। मिसिंग क्या थी कि सेल से बने तो हैं, लेकिन वो सेल आया कहाँ से? वो नया सेल फॉर्म कहाँ से हुआ? राइट? तो यहाँ पे एक और हमारे साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ वर्चाउ। ठीक है, 1855 में उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कहने का मतलब ये है कि कोई सेल आ रहा है तो वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। अगर ये सेल आया है तो ऐसा ही कोई और सेल रहा होगा जिससे ये आया है। राइट? इसका मतलब कुछ डिवीजन हुआ होगा जिसकी वजह से ये सेल आया है। कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से ये सेल आया है। तो जो सेल थ्योरी थी वो अब यहाँ पे फाइनली फॉर्म होती है, थोड़ी मॉडिफाई कर दी गई सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी का जो मॉडिफिकेशन था वो अब कुछ ऐसा हो गया, जो फाइनल सेल थ्योरी निकली वो निकली कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ओके, दूसरी बात इन्होंने ये ऐड कर दी जो वर्चाओ जी ने बताई थी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये अब आपका मॉडर्न सेल थ्योरी में है कि भैया सारे ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड हैं सेल से और सेल प्रोडक्ट से, और सभी सेल जो अराइज होते हैं वो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इज इट ओके? ठीक है। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, कहानी और भी है। कहानी ये है एक मिनट दीजिएगा। ओके। सो कहानी यहाँ पे ये आती है भाई कि देखो, सब कुछ बता दिया लेकिन कुछ एक्सेप्शंस निकल के आए। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये बात हो रही है एक्सेप्शंस की। किसकी बात हो रही है? एक्सेप्शंस की बात हो रही है। एक्सेप्शंस की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके, एक मिनट दीजिएगा, शायद ये दिख नहीं रहा। नाउ इट इज विजिबल। ओके। अब एक्सेप्शन कहते हैं भैया सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी ने सारी बात तो बता दी, लेकिन कुछ ऐसे भी आ गए जो कहते हैं कि हम तो तुम्हारी थ्योरी को नहीं मानते। एक्सेप्शन है वो उस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले वायरसेस आते हैं। वायरसेस ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब देखो, वायरसेस जो होते हैं ना, ये सेल से नहीं बने होते। इन इन वायरसेस जो होते हैं ये सेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये सिर्फ डीएनए और आरएनए है और प्लस प्रोटीन का कोट है। ठीक है, ये डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन का कोट है। अगर ये अकेला है ना वायरस बेचारा, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही ये किसी ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, जैसे ही ये किसी ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, ये क्या हो जाता है? ये एकदम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये एकदम एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव हो जाता है ना, तब ये समझिए कि अगर इसको हम देखें तो ये आइडियली जीवित नहीं है, लिविंग नहीं है। ठीक है, ये लिविंग नहीं है, लेकिन जब ये किसी के अंदर चला गया तो ये लिविंग हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग प्लस नॉन लिविंग की बाउंड्री है। ठीक है, एक्सेप्शन आया कि नहीं आया? इन्होंने फॉलो नहीं किया वो थ्योरी कि ऑल सेल्स आर मेड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग हो गया यहाँ पे, लेकिन बना किस सेल से नहीं है भाई। ये जब इसके अंदर आ गया तो लिविंग हो गया, लेकिन बना किससे है? सेल से नहीं बना है। ये बेचारा तो खाली डीएनए है और आरएनए प्लस प्रोटीन कोट है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल हो गया इसका कोरोना वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सो वायरसेस को हम कहते हैं कि भाई वायरसेस जो होते हैं ये एक्सेप्शन है, ये सेल थ्योरी फॉलो नहीं करते कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये वाली थ्योरी नहीं फॉलो करते भाई कि ऑल लिविंग थिंग्स आर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल से नहीं बने हुए हैं। क्लियर है? डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन का कोट है ये। लेकिन ये जब होस्ट की बॉडी में जाते हैं तो वहां पे ये जीवित हो जाते हैं, वहां पे ये लिविंग हो जाते हैं और वहां पे ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो लिविंग का ही सिम्टम है ना। तो ये उसके अंदर जाएंगे, लिविंग हो गए, रिप्रोडक्शन हो रहा है, लिविंग हो गए। ये सबसे बिगेस्ट एक्सेप्शन है। ओके, दूसरा है वायरॉइड्स। ऐसे ही कुछ होता है, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर है वायरॉइड्स का भी। ठीक है, अब आप देखिए फाइरोइड्स, मैं एक्चुअली सोच क्या रही थी मैं सोच ये रही थी, जैसे पुराने जो सीरियल्स नहीं होते थे, तो उसमें पुराने जो
कैसे वाले? जैसे कृष्णा हो गया या ऐसे टाइप के जो सीरियल्स होते थे जो हमारे जैसे रामायण, कृष्णा या इन सब टाइप के जो सीरियल्स होते थे, माइथोलॉजी वाला। तो ये उसमें होता था ना, राक्षस ऐसे करके एक बम फेंकता, उनका जो बम होता था वो हमारा वायरस का स्ट्रक्चर जैसा होता था। तो वायरॉइड्स भी वैसे ही है, ठीक है? जस्ट फॉर फन कि वैसे ही अगर आपने देखे होंगे, और पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन उसमें वो जो फेंकते हैं ना ऐसे करके, तो वो उनका बॉम्ब होता था। हमारा तो जो है, हमारा तो डिफरेंट शेप का होता है, लेकिन हमारा अब वो वायरस वाला स्ट्रक्चर वैसे ही हो गया है, ठीक है? तो ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये भी वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। बेचारों के पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ नेकेड आरएनए होता है। ठीक है, क्या होता है? नेकेड आरएनए होता है। आरएनए के ऊपर कोई मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं होती, आरएनए के ऊपर कोई कोटिंग भी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नेकेड आरएनए होता है। ओके। सो वायरॉइड्स भी एक्सेप्शन है। प्रायोन्स की बात करें, प्रायोन्स तो सबसे बड़ा एक्सेप्शन हो गए। अब देखो प्रायोन्स के पास क्या होता है, आइडियली देखा जाए तो जो प्रोटीन होती है ना, वो एक पर्टिकुलर जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे फोल्ड होती है, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे करके। अब कोई स्ट्रक्चर है, कोई अगर ऐसे करके प्रोटीन ऐसे फोल्डेड होनी है, और वो प्रोटीन एकदम ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो गई, तो वो क्या हो गई? मिसफोल्ड हो गई ना, वो मिसफोल्ड हो गई। तो ऐसे ही प्रायोन्स होते हैं, ये मिसफोल्ड प्रोटीन होते हैं, कोई डीएनए नहीं, कोई आरएनए नहीं, कोई सेल नहीं, ये भी एक्सेप्शन है। ये सारे जो एक्सेप्शन है ना, वो यही वाली बात कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये वाला एक्सेप्शन, ये वाली बात ये फॉलो नहीं करते, ठीक है? दूसरी चीज, एक मिनट दीजिएगा, मैंने कुछ चीजें ऐड करी थी, आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड टू माय पीपीटी, बट एनी हाउ कर लूंगी मैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट देंगे तो वो भी ऐड करके आपको बता दूंगी। यही ढूंढ रही थी मैं बहुत देर से, मुझे मिल नहीं रहा था। चलिए, कोई बात नहीं, हम ये पढ़ते हैं। अब दूसरा जो है एक्सेप्शन, वो ये है कि भाई कोइनोसाइटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी एक्सेप्शन है। इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर सेल नहीं होता, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना कि जो सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस है, तो इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर, तो ये भी ये चीज फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है? अगर हम एल्गी की बात करें तो जैसे वाउचेरिया, फंजाई की बात करें तो राइजोपस, ठीक है? ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे। आप देखिए राइजोपस, राइजोपस की अगर हम बात करें तो राइजोपस को हम क्यों कहते हैं भाई कि ये क्या है? एक्सेप्शन है। इसे एक्सेप्शन क्यों कहते हैं? अब आप राइजोपस को देखो, ये राइजोपस है, ठीक है? राइजोपस में अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर है खाली, यहां से लेके यहां तक कोई डिफरेंशिएटेड सेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर रहा है, नहीं, ये एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट हो गया ना, कोई क्लियर सेल बाउंड्री नहीं है, मतलब कि कोई सेप्टा नहीं है, उसे हम सेप्टा बोलते हैं, कोई सेप्टा नहीं है, एक लॉन्ग थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म बेचारा उसके अंदर भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है? सो सेल थ्योरी कहती है कि भाई ऑर्गेनिजम्स डिस्टिंक्ट सेल से बने होते हैं, बहुत सारे सेल मिलके बने होते हैं, ठीक है? तो वो चीज तो यहाँ पे है ही नहीं, सिंगल सेल है, बहुत बहुत सारे न्यूक्लियस हैं,
ठीक है, सो इसे भी हम एक्सेप्शन कहते हैं, बट इट इज अ पार्शियल एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर सेलुलर जो सेपरेशन होता है, जैसे सेल्स इसमें हो तो बहुत सारे सेल्स हो, हर न्यूक्लियस के बाद एक सेपरेशन होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे मिसिंग है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट है। यही सेम चीज जो होती है ये हमारी ग्रीन एल्गी के साथ होती है, जिसका नाम है वाउचेरिया। वाउचेरिया के साथ भी सेम चीज है कि ये देखो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और कॉमन साइटोप्लाज्म है। कोई बाउंड्री आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, इस सेल की अलग बाउंड्री, इसकी अलग बाउंड्री, इसकी अलग बाउंड्री, ऐसी कोई बाउंड्री आपको नहीं दिखाई देगी। ऐसी क्या आपको कोई बाउंड्री दिख रही थी? कोई बाउंड्री नहीं है, एक ही बॉडी है। ठीक है, एक ही लॉन्ग थ्रेड जैसी बॉडी है, बहुत सारे न्यूक्लिएट हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, साइटोप्लाज्म में कोई क्लियर सेल डिवीजन नहीं है इनका। ठीक है, ये भी कोएनोसाइटिक एक्सेप्शन है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं है, इनमें भी देख लीजिए कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं है। समझ में आया क्यों बोला गया इन्हें? ओके, पैरामीशियम को आप एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, एक ट्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनाइज सेल स्ट्रक्चर है, ऑल लाइफ फंक्शंस इस एक सेल में होते हैं, तो ये एक्चुअली में सपोर्ट करता है पैरामीशियम। ठीक है, ये सेल थ्योरी को सपोर्ट करता है, तो पैरामीशियम को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म है, कंप्लीट सेल है, सो पैरामीशियम इज नॉट एन एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन क्या है? स्टीरिएटेड मसल फाइबर्स है। इसमें भी सेम चीज होती है कि भाई ये मसल फाइबर्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये स्टीरिएटेड मसल फाइबर्स हैं और इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो इनमें भी कोई सिंगल सेल स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे सेल के फ्यूजन से मिलके बने हुए होते हैं, और बहुत लंबी मसल होती है, वेरी लॉन्ग मसल सेल्स होती हैं ये। इज इट ओके? नाउ सी, दिस इज एनिमल सेल। एनिमल सेल दिखाया आपको। एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था क्या, कि जो उन्होंने बताया था कि भाई एनिमल सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। ल्यूवेनहॉक जी ने बताया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में देखो ये हरी हरी रंग की कवरिंग दिखाई दे रही है, कुछ ऐसे करके। ये सेल है और ये जो है ये सेल वॉल है, एक बहुत मोटी सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें किसी सेल का, तो अगर हम अनियन सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, अनियन सेल क्या है? अनियन प्लांट है, प्लांट सेल ही तो है, तो अनियन सेल जो है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा हुआ? ये प्लांट वाला सेल बनाया था ना मैंने, ये प्लांट सेल है और इसके ऊपर एक बाउंड्री है, एक मोटी परत है, एक मोटी लेयर है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्लियर है? सेल वॉल है। और ये जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई दी ना, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल वॉल का काम क्या होता है? क्योंकि मोटी होती है ये, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। इसका काम है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन देगी और प्लांट सेल के शेप को बना के रखती है। इज इट ओके? सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि कोई चीज अंदर आएगी या जाएगी उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इट्स लाइक अ गेट कीपर। अंदर कौन आएगा कौन जाएगा ये वो डिसाइड करेगा, हर कोई नहीं जा सकता, ना हर कोई अंदर आ सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकता है। ठीक है, सो इस सेल मेम्ब्रेन का ये काम होता है। सेल वॉल का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्लस शेप का काम है। अब
एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल में अगर हम ह्यूमन चीक सेल की बात करें, तो इंसान के अगर गालों की सेल को ले लिया जाए और देखा जाए तो उनके पास ना ये सेल वॉल नहीं होगी, उनके पास सिर्फ एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जिसका काम है, जिसका ना सॉरी जिसका काम है कह रही हूँ, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, और यही वजह है कि एनिमल सेल जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। प्लांट सेल को तो आप ऐसे प्यार से ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते कि प्लांट को अगर आप छूओगे उसे प्यार से ऐसे ऐसे करो, ऐसे तो नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन अगर कोई जानवर है उसको आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप कर ले जाओगे, क्यों? क्योंकि भाई सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल होती तो ये कड़ी हो जाती बिल्कुल प्लांट की तरह। ओके, अब ये बताया गया है कि भाई जो सेल है, ये सेल है, तो सेल के अंदर आपका एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, यही कंट्रोल सेंटर है। चाहे वो प्लांट की बात करें, चाहे वो एनिमल की बात करें, ये कंट्रोल सेंटर है, ये डेंस स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। इसके अंदर आपका क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए होते हैं। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए के अंदर ही हमारे माँ बाप की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे हमारे जो माँ बाप से हमें जीन्स मिलते हैं वो सब इसी में होते हैं, इसी जेनेटिक मटेरियल में होते हैं, डीएनए में होते हैं। तो डीएनए ही डिसाइड करेगा कि हमारी हाइट पापा की तरह होगी, मम्मी की तरह होगी। एक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, हमारा हाइट, आई कलर, सब कुछ, स्किन कलर, सब कुछ ये डिसाइड करता है, ठीक है। समझ में आया? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डेंस स्ट्रक्चर है, सारी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए होते हैं, ठीक है। डीएनए इज व्हाट? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हमारे घर की हमारे माँ बाप की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उसमें हमारे पूरे खानदान की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, और ये डिसाइड करेगा भाई कि हाइट क्या होगी, आई कलर क्या होगा, किस रंग का होगा, सब कुछ ये डिसाइड करेगा, बाल कैसे होंगे, नाक कैसी होगी, सब डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक लिविंग मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये साइटोप्लाज्म है, ये लिविंग मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ना ये पानी की तरह बह जाएगा, ना ये बिल्कुल हार्ड है, ये बिल्कुल जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसी के अंदर सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सो सेमी फ्लूइड जेली जैसा सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर रहता है, ठीक है, और एक सेल को एक शेप प्रोवाइड कर देता है ये, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है साइटोप्लाज्म का? इसका काम है भाई कि जितना भी सेल की एक्टिविटीज होंगी ना, जितनी भी सेल में एक्टिविटीज होंगी वो सब यही होती हैं, यानी जो सेलुलर जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो सब यही होंगे। जो मेटाबॉलिज्म होगा, चाहे एनर्जी रिलीज करना हो, चाहे सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स करना हो, ये सब यही होगा। और अगर ये साइटोप्लाज्म में ये केमिकल रिएक्शंस ना हो तो सेल अलाइव नहीं हो सकता, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म बहुत जरूरी चीज है, ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सभी सेल में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल क्या है हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो आप समझ लीजिए कि ये सेल में होता ही होता है, अगर ये नहीं है तो सेल अलाइव नहीं हो सकता। इज इट ओके? देन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को अभी हम बहुत थोड़ा सा समझेंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या फर्क होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, पुराने सेल्स होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेल है, मैंने आपको क्या बताया था, जो सेल है वो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यही तो बताया था मैंने। सेल के अंदर भाई क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स एंड डीएनए है, बताया था। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये न्यूक्लियस नहीं है,
यहाँ पे ये क्रोमोसोम और डीएनए आराम से ऐसे घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, बिखरे हुए हैं, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। यहाँ पे कवरिंग है, इसलिए ये न्यूक्लियस है, ये ट्रू न्यूक्लियस है। अगर कवरिंग है तो ये ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ कवरिंग नहीं है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम और डीएनए ऐसे मस्त घूम रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये जो सेल है वो है यूकैरियोटिक। तो जितना भी प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं, और प्रोकैरियोटिक में आपका जितना बैक्टीरियल सेल है ये आपका प्रोकैरियोटिक में आता है। ऑल राइट, सो यस, दिस इज ऑल फॉर यू। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।